हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखते हैं किसी गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन। इसके पहले हम लोग गोलीय पृष्ठ पर की नहीं समतल पृष्ठ पर अपवर्तन के बारे में समझते हैं। हम लोग थोड़ा सा फास्ट में रिवीजन कर लेते हैं कि समतल पृष्ठ में अपवर्तन क्या नियम कहता था कि मान लीजिए कोई चिकना सतह है या कोई समतल है, हम इस पर एक अभिलंब करते थे। अभिलंब मतलब इस समतल से इस अभिलंब बीच का 90 डिग्री का कोण बनता था। प्रकाश की किरण जैसे ही आती थी, अगर ये हमारा विरल रहता था और ये सघन रहता था, मतलब विरल से होकर के सघन में जा रही है तो अपने अभिलंब की ओर झुक जा रही है, यानी ऐसे हो जा रही थी। इसका मतलब थोड़ा सा कम हो जा रही थी कोण, यानी जो यहाँ पर कोण था आई, इस कोण को क्या कहते हैं आर। सघन से विरल में जा रही है। अगर मान लीजिए ये सघन है, ये विरल है, तो अपने अभिलंब से दूर हट जाती थी। जाना था ऐसे, परंतु अभिलंब से दूर हट गया। ये वाला कोण आर होता था, ये कोण आई होता था। तो अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर समतल सतह था, अब हम लोग इसे गोलीय पृष्ठ की सतह ले लेते हैं कि एक कोई यक्ष और यक्ष दैट कोई गोलीय सतह है जो यहाँ पर ओ बिंदु पर कोई वस्तु है। ये कोई माध्यम 1 है, ये कोई माध्यम 2 है। तो एक माध्यम से होकर के दूसरे माध्यम में प्रकाश की किरण जा रही है, एक से होकर के 2 में जाएगी। एक को कहते हैं विरल है और 2 को हम कहते हैं सघन है। तो उस कंडीशन में मान लीजिए प्रकाश यहाँ पर ए मतलब ओ जो है, यहाँ से 2 प्रकाश की किरण निकलेगी। तो जब विरल से सघन में जाती है, जैसे कि मैं बताया हूँ विरल से सघन जाती है, अपने अभिलंब की ओर झुक जाती है। इसका मतलब अगर यहाँ से सेंटर पर इसको हम एक अभिलंब खींचते हैं तो इस अभिलंब से क्या होगा, प्रकाश की किरण जैसे ही इंटर करेगा सरफेस से, तो अंदर की तरफ जाने के बजाय मतलब अपने अभिलंब की ओर थोड़ा सा झुक जाएगा। तो क्या होगा कि ये अभिलंब, ये किरण जो है अंदर चली जाएगी और ये किरण अंदर चली जाएगी, जो आपस में कहीं मिलेंगे नहीं। तो इसीलिए इस बात को हम कहेंगे कि जब आपस में मिलेंगे नहीं तो प्रतिबिंब कहीं नहीं बन पाएगा। तो इसे मिलाने के लिए हम क्या करेंगे, जो अंदर जो गया हुआ किरण से पीछे की तरफ ले आएंगे, तो देखेंगे कि ये वाला आई पर मिल रहा है। तो ये ओ इसलिए किया गया है कि ओ मतलब होता ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु। आई इसलिए किया गया क्योंकि यहाँ पर इमेज बन रहा है। इमेज माने होता प्रतिबिंब। अब हम उम्मीद रखते हैं यहाँ तक ये बात समझ गए होंगे। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से ये कोण को अल्फा बनाते हैं, इसको हम लोग बीटा बनाते हैं, इसको हम लोग गामा बनाते हैं और यहाँ से एक अभिलंब खींच देते हैं। ये पोल माना जाएगा, पोल पी होगा, जो यहाँ पर नहीं, देखो यहाँ पी यहाँ पर दिया है, यहाँ पर ये यम हो गया। तो यानी ये यम और यहाँ पर देखो ए दे रखा है, ए, ये वाला बिंदु ए हो जाएगा। तो फिर ये यहाँ पर इसको जो है पी कहो या यम कहो, क्योंकि बहुत लेंथ पतला होता है, ये थोड़ा सा कर्व होता है, तो ये दूरी हम लोग नगण्य मानेंगे। तो इसलिए पी और यम एक ही मानेंगे और हम कहेंगे कि पी से ओ की दूरी यू होगा, फिर पी से आई की दूरी वी होगा, फिर पी से ओ की दूरी त्रिज्या होगी आर, कैपिटल आर। तो जो यहाँ पर दिखाया गया है, तो हम सभी दूरी को हम फिर से हम यहाँ पर लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा। पी से ओ मतलब पी से ओ की दूरी कितना है, माइनस में यू। पी से आई की दूरी कितना है, माइनस में वी। पी से ओ की दूरी कितना है, कैपिटल आर। ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कि नियम क्या कहता है। जैसे एक कर्व में जैसे क्या हुआ था, ये यहाँ पर हम छोटी सी बात को हम समझते हैं। यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर कर्व में जब आया था प्रकाश की किरण, तो ये एक अभिलंब था, ध्यान दीजिएगा, ये एक अभिलंब है। तो प्रकाश की किरण जैसे ही आई है तो इसको जाना था ऐसे, परंतु ये ऐसे चला गया है, यानी ये वाला कोण यहाँ पर ये आई हो जाएगा।
अब ये कोण आर हो जाएगा। अभिलंब से ये जो अपवर्तन किरण जो होगा वो आर होगा, और फिर इसी अपवर्तन को पीछे लाया गया है तो ये भी आर ही होगा। इसको आप समझने की कोशिश करिएगा। तो वही सिस्टम यहाँ पर है, ये वाला यहाँ से लेकर के यहाँ तक आई है, परंतु यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये आर है, क्योंकि अपवर्तन कोण यहाँ पर ये आर हो रहा था, ये वाला कोण यहाँ से, और इसी की चिढ़ाई में पीछे किया गया है तो ये कोण आर हो जाएगा, और ये वाला यहाँ से यहाँ तक ये आई हो जाएगा। ठीक है ना। तो अब हम लोग समझते हैं कि कुछ बातें यहाँ पर है कि स्नेल के नियम के अनुसार माध्यम 1 से लेकर के माध्यम 2 पर, मतलब प्रकाश किरण जब जाती है तो 1 के सापेक्ष 2 का अपवर्तनांक, इसका मतलब 1 के सापेक्ष 2 का अपवर्तनांक। तो फार्मूला कहता है साइन आई अपान में साइन में आर। तो मतलब साइन आई क्यों है, क्योंकि 1 में कोण आई है और फिर आर में दूसरे वाले में आर है, इसलिए यहाँ पर ये लिया गया है। जैसे कि छोटा सा मैं फार्मूला बता देता हूँ। अगर ये माध्यम 1 है और ये माध्यम 2 है, तो इस कंडीशन में कहेंगे कि माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक है। मतलब अगर ये सघन है, ये विरल है, तो 1 के सापेक्ष 2 का अपवर्तनांक, तो 1 में कोण आई फिर दूसरे वाले में कोण आर, साइड में आर। तो इसी प्रकार यहाँ पर लिया गया है। इसी प्रकार यहाँ पर ये 1 में कोण आई है और फिर दूसरे वाले में आर है, इसको बनाया गया है। अब हम लोग समझते हैं यहाँ से कि साइन आई को आई बस लिखते हैं और साइन आर को आर बस लिख देते हैं। तब हमारा ये समीकरण 1 बन जाएगा कि इसको भी आप लिख सकते हैं, इस वाले सिस्टम को, कि 1 के सापेक्ष 2 के अपवर्तनांक को लिख सकते हैं माध्यम 2 का अपवर्तनांक बट्टे माध्यम 1 का अपवर्तनांक। फिर आप यहाँ लिख सकते हैं आई अपान में आर। तो आप एक काम करें, आई का इसका मल्टीप्लाई यहाँ करें, इसका मल्टीप्लाई यहाँ करें। पहले आप इसका मल्टीप्लाई यहाँ करें तो एन आई इज इक्वल टू एन टू आर हो जाएगा। अब इसको बना देते हैं समीकरण नंबर 2, क्योंकि यहाँ पर हमने जैसे ये कहना चाह रहा हूँ कि आई के रेस्पेक्ट को हम आई और आर को हम बदलेंगे अब अल्फा बीटा गामा के रूप में। तो अब यहाँ पर कैसे बदलेंगे, अभी आपको समझना बहुत जरूरी है। ये सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग बहिष्ठ कोण के बारे में समझते हैं। मान लीजिए कोई ये आपका एक त्रिभुज है, अब त्रिभुज में ये कोण जो है इसको हम आगे बढ़ा देते हैं, तो ये कोण का मान जो होगा इन दोनों कोण के योग के बराबर होगा। अब आपको जानना होगा ये कैसे, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले आप इस कोण का मान ज्ञात करिए। अगर मान लीजिए इस कोण का मान अगर ए है, इसका अगर बी है, इसका मान लीजिए सी है, तो आप कहेंगे क्या कि ए धन बी धन सी बराबर 180। तो अगर हमको कोण सी का मान निकालना है तो इन दोनों को हम इधर कर देंगे, तो सी बराबर हो जाएगा 180 माइनस में सी। इसका मतलब सी का सॉरी ए माइनस में बी, इन दोनों को आप उधर कर देंगे तो ए माइनस में बी। मतलब फिर से लिखता हूँ 180 अंश माइनस ए माइनस में बी। अब सवाल ये है कि दोनों कोण जोड़ने पर 180 होता है, तो यानी हमको ये वाला कोण अगर ज्ञात करना है तो हम कह सकते हैं कि सी धन में मान लीजिए हम इसको मान लेते हैं बीटा, सी धन में मान लेते हैं बीटा, तो कह सकते हैं सी धन में बीटा बराबर में 180। तो बाबू सी का तो मान आपको पता चल चुका है, सी का मान ये है, आप यहाँ सी का मान रखिए। बीटा का मान निकालने के लिए आप इसको उधर कर दीजिए, तो बीटा बराबर क्या हो जाएगा 180 अंश माइनस, ये आप सब मान रख दीजिए, तो आपका हो जाएगा 180 अंश माइनस में सी रख दीजिए। अब फिर आप सी का मान जब यहाँ रखेंगे तो 180 अंश माइनस है, 180 अंश माइनस यहाँ आप कर देंगे 100, 180 प्लस फिर माइनस में ए फिर माइनस में बी। अब ये 180 अंश फिर माइनस में 180 प्लस में ए फिर प्लस में बी, देखिए कैंसिल हो गया। अब फिर यहाँ से बीटा का जो मान है वो आपका निकल गया ए प्लस में बी। तो हम ये बात कह सकते हैं कि इसका जो बहिष्ठ कोण जो होता है इन दोनों कोण को जोड़ने के इसके बराबर होता है। तो इसी प्रकार अब हम यहाँ पर समझेंगे, इसका बहिष्ठ कोण निकालने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे यहाँ पर बहिष्ठ कोण क्या है, यहाँ पर बहिष्ठ कोण अलग अलग निकालता हूँ।
मान लीजिए यहाँ पर दो कोण हैं, तो आप ध्यान से देखेंगे इन दोनों में ये हमारा अल्फा गामा, यहाँ पर कोण आई, बीटा गामा, यहाँ पर कोण आर। मैं आपसे फिर से कहना चाह रहा हूँ, ये जो है आपका ये अल्फा है, ये अल्फा है आपका, ये अल्फा गामा, और ये वाला जो कोण है ये आई इसके साथ बनाता है, इसके साथ आई बनाता है, और ये वाला कोण यहाँ से आर बनाता है। जब आप इसको बनाएंगे हाथ लेकर के तो ये आर मिल जाएगा आपको, ये वाला कोण, ठीक है। और ये तो आर को नहीं लेंगे, लेकिन यहाँ पर ये आर मिल जाएगा आपको। इसका मतलब ये है, इसका देखिए इन दोनों कोण का जोड़ने पर, इन दोनों कोण को जोड़ने पर ये आई जो है बहिष को निकल जाएगा। अल्फा प्लस में गामा इज इक्वल टू में आई। यहाँ पर इसी प्रकार बीटा प्लस में गामा इज इक्वल टू में आर। यहाँ से हम इसका बहिष कोण निकाल लेंगे, क्योंकि इन दोनों कोण को जोड़ने पर ये आर के बराबर होगा, यहाँ पर आई के बराबर होगा। इन दोनों को जोड़ने पर जो मान यहाँ पर जो दे रखा हुआ है, हम यहाँ पर इस मान को रखते हैं। समीकरण नंबर 2 में आई और आर का मान, इसका जो है मान रखते हैं यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आई एंड आर का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, तो जैसे ही रखते हैं इसका आई का मान कितना है, यहाँ पर देखेंगे अल्फा प्लस में गामा। अब आप ध्यान देंगे यहाँ पर कि n1 अल्फा प्लस में गामा, फिर इसके बाद n2 यहाँ पर हो जाएगा आपका बीटा प्लस में गामा। तो यहाँ से सबको अलग अलग कर देते हैं। n1 अल्फा का मान यहाँ पर गुणा मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पर ये गामा आर के साथ में, ये अल्फा, अल्फा प्लस में गामा, pn1 गामा, अब ये गामा एक तरफ कर देते हैं, इनका एक तरफ कर देते हैं, इसको इधर ला देते हैं। तो यह आपका हो जाएगा n1 अल्फा माइनस n2 बीटा, इसको उधर कर देते हैं। n2 गामा इधर माइनस में n1 गामा। यहाँ से फिर कॉमन ले लिया जाता है, यहाँ से अब हम क्या करते हैं, अल्फा एंड बीटा एंड गामा का मान tan में रखते हैं, tan के अनुसार हम रख देते हैं दूर। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ से इसी के मान के देखते हैं। यहाँ पर इसकी ऊंचाई यहाँ पर h है। चलिए छोटी सी बात हम यहाँ पर समझ लेते हैं। सबसे पहले यहाँ से h ये क्या बन रहा है आपका AMO, लंब आधार tan में, इसको आप बोल सकते हैं tan अल्फा इज इक्वल टू लंब बट्टे में आधार, आधार का कितना माइनस में u, h मतलब ये वाला लंबाई h, AMO। हम यहाँ पर देखते हैं, फिगर बनाते हैं छोटा सा, AMO, इसकी लंबाई माइनस में u माना यार, लंबाई h है, अल्फा है। उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, इसका बोलेंगे यहाँ पर tan अल्फा इज इक्वल टू h बाई माइनस में u। अच्छा, इसी प्रकार ये अल्फा बीटा का भी लिख देता हूँ मैं यहाँ से AMI। तो क्या बन जाएगा यहाँ पर, ये AMI, ये माइनस में v, h बीटा, tan में बीटा, h बाई माइनस में v। अब फिर इसी प्रकार ये अल्फा का गामा का भी ले लेता हूँ। तो क्या बन जाएगा यहाँ पर फिगर, AMO गामा, h त्रिज्या है ये r, tan h बाई में r,
tan अल्फा एच बाई माइनस में ये सब मान जो है इस समीकरण में यहाँ पर हम लोग अल्फा का मान, बीटा का मान, गामा का मान ये सब इसी के अनुसार रख देते हैं। अल्फा की जगह रखते हैं tan अल्फा, बीटा की जगह रखते हैं tan बीटा, गामा की जगह रखते हैं tan गामा। हाँ ना, तो हम चलिए मान को रख देते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा n1, देखिए क्या हो जाएगा n1 tan अल्फा माइनस n2 tan बीटा, फिर tan गामा n2 माइनस में n1 लिखते हैं tan के रूप में। n1 tan अल्फा माइनस n2 tan बीटा इज इक्वल टू tan गामा n2 माइनस में n1। अब हम सबका मान यहाँ से रख देते हैं, जो मान में यहाँ पर निकाले हैं। एच बाई में माइनस यू, एच बाई में माइनस वी, एच अपान में आर, ये सबका मान यहाँ पर रख देते हैं। तो अल्फा का मान मुझे क्या मिला था n1 एच माइनस में यू माइनस n2 एच अपान में माइनस में वी इज इक्वल टू एच अपान में आर n2 माइनस में n1। मैं उम्मीद रखता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। यहाँ से ये दोनों माइनस प्लस बन जाएगा, इसको प्लस होने के नाते इसको आगे लिखेंगे, इसको पीछे कर देते हैं। तो ये बन जाएगा n2 एच अपान में वी माइनस ये वाला पीछे आ जाएगा n1 एच अपान में यू इज इक्वल टू एच अपान में आर n2 माइनस में n1। यहाँ से कॉमन ले लिए एच को, एच कॉमन हो जाएगा n2 वी माइनस n1 यू एच अपान में आर n2 माइनस में n1। एच कैंसिल हो जाएगा तो n2 अपान में वी माइनस n1 अपान में यू इज इक्वल टू n2 माइनस में n1 अपान में आर। मैं उम्मीद रखता हूँ ये बात आप समझ गए होंगे। कभी भी अपवर्तनांक के बारे में समझेंगे तो अपवर्तनांक एक प्रकार का तुलना होता है। अगर यहाँ पर वायु है और यहाँ पर कांच है तो हमेशा अपवर्तनांक n1 माना जाता है वायु के एक। अब इसका जो भी आए n2 को मान लेंगे 2, मतलब n2 को मान लेंगे n। अगर वायु है तो इसको मान लेंगे 1, अगर कांच है तो इसको मान लेंगे n। तो वायु को हमेशा इसको हम कह सकते हैं कि ये इसी की तुलना में अपवर्तनांक ली जाती है। तो आप बोलेंगे क्या कि n1 का मान 1 तथा n2 का मान n समीकरण नंबर 3 में रखने पर जब यहाँ पर रख देंगे तो n2 का मान n अपान में v माइनस 1 अपान में u इज इक्वल टू n माइनस 1 अपान में r। मैं उम्मीद रखता हूँ ये बात आप समझ गए होंगे। कभी भी ध्यान दीजिएगा, ये आपका अपवर्तनांक हमेशा तुलना होता है, कुछ और मान नहीं होता है, यह हमेशा तुलना ही होता है। आज के लिए सिर्फ इतना ही।